अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खदीजा कामरान एंड आई एम फ्रॉम यूनिक हाई स्कूल 99A कैंपस। ठीक है जी, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग द यूनिट 1 विच इज़ अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। और हमने इस ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमने जो फर्स्ट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। थोड़ा सा मैं प्रीवियस टॉपिक को आपको रिकॉल करवा देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, हमने डाइजेशन का पढ़ा कि डाइजेशन क्या होती है, ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल और द फाइन पार्टिकल्स। ओके, सिंपल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। सेकेंड हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन क्या होती हैं, लाइक मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। देन हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में द न्यूट्रिएंट्स विच यू गेट फ्रॉम योर फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड एंड गिव यू एनर्जी, ओके, सो दैट यू कैन मेंटेन योर लाइफ, यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो ये हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब जो हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था लेक्चर 1 में, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट माउथ था जो कि हमने अपने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है उसका सेकेंड पार्ट विच वन इज द फेरिंग्स। ओके, सेकेंड वन इज अबाउट द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है, माउथ के साथ, माउथ के बाद फौरन जो आपका पार्ट जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है डेट इज कॉल्ड द फेरिंग्स। ओके, अब फेरिंग्स क्या फंक्शन करता है, फेरिंग्स का ये फंक्शन होता है थ्रू द इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, इनवॉलेंट्री एक्शन, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है। आपकी बुक में फेरिंग्स का जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसकी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड इनवॉलेंट्री एक्शन लिखा हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लें और उसके ऊपर छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लें। इनवॉलेंट्री एक्शन इज व्हाट, द एक्शंस विच आर नॉट इन योर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि जिन्हें आप अपने कॉन्शियस कंट्रोल में, जिन्हें आप खुद से जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन की ही बात करें तो क्या डाइजेशन आप अपनी मर्जी से इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी से चाहें कि मेरे भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाए, अभी मेरी डाइजेशन स्टॉप हो जाए, नेवर, आप ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसके अगेंस्ट वॉलेंट्री एक्शंस भी आपने पढ़े हुए हैं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में, फॉर एग्जांपल कि ये पेन है, ये इसको पिक करना, मूव करना, उठना, बैठना, ठीक है, ये सब आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं। टू पिक अप बुक, टू पिक अप पेन, दीज आर ऑल योर वॉलेंट्री एक्शंस जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में, जिन्हें आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी समझ आ गई कि जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है ये सारे का सारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। थ्रू द इनवॉलेंट्री एक्शन द बोलस ऑफ फूड, अब बोलस क्या था ये भी हमने पढ़ा था अपने लेक्चर 1 में। द बोल ऑफ फूड विच इज कॉल्ड द बोलस विल बी मूव टुवर्ड द मस्कुलर चैम्बर, दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर चैम्बर, that is the next very next muscular chamber which is the esophagus। फेरिंग्स का क्या फंक्शन हुआ, फेरिंग्स ने क्या किया, थ्रू द इनवॉलेंट्री एक्शन द बोलस ऑफ फूड विल बी मूव टुवर्ड्स द मस्कुलर चैम्बर। और इसके फ़ौरन बाद, तो फेरिंग्स के बाद, जैसे कि आप फिगर 1.1 में देख भी सकते हैं कि फेरिंग्स के फ़ौरन बाद आपका इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये बोलस ऑफ फूड है इसको नेक्स्ट मूव करवाया जाता है टुवर्ड्स द इसोफेगस। इसोफेगस का मैंने लेक्चर 1 में आपको एक नेम बताया था कि इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इसको हम कॉमनली कहते हैं फूड पाइप। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका जो थर्ड पार्ट है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज द इसोफेगस और यू कैन से द फूड पाइप। सो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसोफेगस की कितनी लेंथ होती है, इसोफेगस इट्स लेंथ इज अबाउट द 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट्स वन ऑफ द लॉन्ग ट्यूब इन योर बॉडी। ओके, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टिल योर स्टमक। ठीक है, माउथ के फौरन बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स आगे इसोफेगस, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो मेजर पार्ट, जो मेजर पोर्शन होता है 25 सेंटीमीटर का, वो आपकी इसोफेगस होती है। अब एक्चुअली यहाँ पे ये क्या फंक्शन कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है इसोफेगस, इसोफेगस के लिए हम ये कह सकते हैं इट्स एक्चुअली अ कनेक्टिंग पॉइंट, इट्स अ कनेक्शन। अब कनेक्शन है, किसके दरमियान कनेक्शन है, इट एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन योर माउथ एंड द स्टमक। ठीक है, एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना, कि जैसे ये देखें ना, ये आपका माउथ है, आपकी ओरल कैविटी है और ये इसोफेगस है, और यहाँ से आगे आपकी फूड फर्दर मूव करती है स्टमक में। तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इट एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन योर माउथ एंड द स्टमक। ठीक है, इट्स एक्चुअली कनेक्टिंग सो दैट द फूड कैन पास through the peristaltic movements
फ्रॉम योर माउथ टू स्टमक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के बारे में हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था कि माउथ से जब फूड मूव करती है, बोलस मूव करता है, तो वो किस तरह मूव करता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू मूव करता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो कि बोलस को मूव करवाती हैं अलोंग साइड द इसोफेगस सो दैट द बोलस कैन ईजिली पास थ्रू द इसोफेगस एंड मूव इनटू द स्टमक। दैट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द बुलस कि उसने अब स्टमक तक पहुंचना है। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, और माउथ और स्टमक के दरमियान जो इन्हें कनेक्ट करता है, वो कौन कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है इसोफेगस। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर फूड पाइप। ओके, लेंथ इसकी जो 25 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या आपके एमसीक्यूज के अंदर भी गिवन है, एमसीक्यू नंबर 18 है, वहाँ पे भी आपने इसको याद कर लेना है। आपके एमसीक्यू में गिवन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इसोफेगस, दैट इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट एक्ट है, और फंक्शन इसका क्या होता है, इट्स फंक्शन इज एक्ट एज अ कनेक्शन, इट प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक सो दैट द बोलस कैन मूव फ्रॉम योर माउथ टिल द स्टमक। ओके जी, तो नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, द फोर्थ वन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट इज़ द स्टमक। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। इट एक्चुअली एक्ट एज अ मस्कुलर बैग। ठीक है, इट्स अ मस्कुलर बैग। अब यहाँ पे जो दो टर्म्स आपकी बुक में यूज हो रही हैं, लाइन नंबर 1 में फर्स्ट लाइन में मेंशन है, दैट इज अ मस्कुलर बैग, इट इज अ मस्कुलर बैग एंड ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन ऑफ व्हाट, किस चीज को स्टोर करेगा, फूड को, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ योर फूड। ठीक है जी, इट्स अ मस्कुलर बैग एंड ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर द फूड। अब ये जो आपका जो ये बैग होता है, जैसे आप स्कूल बैग लाते हैं, तो स्कूल बैग के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी बुक्स कैरी करते हैं, अपनी कॉपीज, अपनी स्टेशनरी, अपनी स्कूल से रेलिवेंट जो भी आपकी आइटम्स होती हैं, आप अपनी उसमें कैरी करके लेकर आते हैं। सिमिलरली कि आपका मस्कुलर बैग है स्टमक, जो कि आपकी फूड को कैरी करता है प्लस उसको स्टोर भी करता है, और उसके बाद आगे फर्दर उसको प्रोसीड करवाता है डाइजेशन के लिए। अब यहाँ से जो उसका मेन फंक्शन है स्टमक का, अब वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम आगे मूव करते हैं कि स्टमक यहाँ पे कैसे इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डू यू रिमेंबर कि हमने मैकेनिकल डाइजेशन में और केमिकल डाइजेशन में हमने जो दो चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ा था कि मैकेनिकल डाइजेशन में जो स्टमक वॉल्स होती हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो उन वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो आपकी फूड है वो फर्दर ग्राइंड होती है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में हमने ये डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने केमिकल डाइजेशन में ये पढ़ा था कि स्टमक से कुछ एसिड्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो रिलीज़ होते हैं और जो आपकी फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उनमें से एक एसिड का हमने नाम पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, तो मैं अब यहाँ पे छोटी सी एक स्टमक की डायग्राम साथ में ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि स्टमक किस तरह से डाइजेशन को मूव करवा रहा है, किस तरह से डाइजेशन को हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, एक छोटी सी यहाँ पे डायग्राम स्टमक की जब वो स्केच आउट कर लेते हैं। Okay. These are the muscular layers of stomach, different muscular layers of stomach. They are made of basically mucus. आपकी बुक में यहाँ पे म्यूकस लेयर्स मेंशन भी है। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द म्यूकस। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है, दे आर मेड अप ऑफ द म्यूकस। अब यहाँ पे आपने जो मस्कुलर लेयर है स्टमक की, उसका फंक्शन है वो किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टमक वॉल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने केमिकल डाइजेशन में पढ़ा भी था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बाय किलिंग द जर्म्स, बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, इसके बाद जो आपकी मस्कुलर लेयर्स हैं ये ग्राइंड करती हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। जब ग्राइंड करती हैं जो आपके फूड पार्टिकल्स है उसको फर्दर स्मॉलेस्ट और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। प्लस यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी हैं जो स्टमक रिलीज करता है।
एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि एंजाइम्स कहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स कहाँ इनकाउंटर करते हैं आपकी फूड को, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स इनकाउंटर करते हैं आपके माउथ में, आपकी टंग से जो सलाइवा कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं अमाइलेज एंजाइम को, ठीक है। अमाइलेज का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि वो आपकी फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जस्ट लाइक डैट यहाँ पे स्टमक में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी फूड में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स क्या कर रहे हैं आपकी फूड में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उन्हें डाइजेस्ट करता है। और ACL का फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, मैं यहाँ रिपीट करते हुए लिख देती हूँ, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल द जर्म्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे स्टमक क्या करेगा, एक उसने ACL ऐड कर दिया, एंजाइम्स ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहा है। इसके साथ साथ स्टमक क्या करेगा कि जो अब वो बोलस ऑफ फूड था, बोलस ऑफ फूड जो हमने माउथ में पढ़ा था ना कि वो बोलस में कन्वर्ट हो जाती है, अब हमने बोलस का वर्ड चेंज कर देना है। अब हमने बोलस की जगह पे यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइटेड हुआ है आपकी बुक के अंदर मेंशन है जी, वो यहाँ पे वो वर्ड क्या लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज अ चाइम जी। तो चाइम क्या होता है, चाइम कैसे कन्वर्ट हुआ, बोलस पहले आपने पढ़ा था ना कि माउथ में क्या हुआ, जब उसमें सलाइवा ऐड हो गया, टीथ ने उसको क्रश किया, उसको च्यू किया, तो हमने वहाँ पे वर्ड लगा दिया था कि वो बोलस में कन्वर्ट हो गया, यानी वो जो फूड था, बोल ऑफ फूड था, उसको हमने बोलस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे स्टमक से क्या हुआ कि इसने फर्दर ACL और कुछ ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ऐड हुए हैं, मस्कुलर लेयर्स ने ऐड की हैं। स्टमक के जो मस्कुलर लेयर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द म्यूकस, म्यूकस की बनी हुई है ये जो मस्कुलर लेयर्स हैं स्टमक के, ठीक है। ये ऐड होने के बाद बोलस में ये इसको कन्वर्ट कर देगी इनटू द चाइम। अब चाइम के लिए यहाँ पे आपकी बुक में आगे लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिल्क शेक लाइक कंसिस्टेंसी। कैसी कंसिस्टेंसी होती है मिल्क शेक की, बहुत थिन भी नहीं होता लिक्विड पानी की तरह, बहुत थिक भी नहीं होता हनी की तरह, बल्कि इन बिटवीन एक उसका टेक्सचर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द मिल्क शेक लाइक कंसिस्टेंसी। इस बोलस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द चाइम, ठीक है। सो डैट अब इसके बाद आगे चाइम ने मूव करना है, पहले हम बात कर रहे थे ना कि बोलस आगे मूव कर, अब आगे मूव करेगा चाइम। यहाँ तक ये जो सारा फंक्शन है ये किसके अंदर हो रहा है, ये आपके स्टमक के अंदर हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक ये स्टमक का फंक्शन हो गया, मस्कुलर बैग है, स्टोरेज ऑर्गन है फूड का, और प्लस यहाँ पे एंजाइम्स ऐड कर रहा है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, और इसके साथ ACL ऐड हुआ है। ACL का फंक्शन क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे। आफ्टर डैट उस बोलस को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द चाइम, ठीक है जी। मूव करते हैं, और ये छोटी सी डायग्राम भी मैंने स्केच आउट की है, आपकी बुक में भी यहाँ पे फिगर 1.2 है। इसके अंदर कुछ और भी लेबलिंग्स हैं, क्योंकि वो भी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, उससे रिलेट नहीं कर रही, तो मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रही। अदरवाइज यहाँ पर उन्होंने ड्यूडिनम का बताया हुआ है, स्टार्ट में उन्होंने आपको यहाँ पे इसोफेगस का तो अभी हमने डिस्कस किया है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज ड्यूडिनम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप अगर लिखना चाहते हैं अपनी बुक के ऊपर तो लिख लीजिए ड्यूडिनम। इसके बारे में अब इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ड्यूडिनम क्या होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्टमक के फ़ौरन बाद अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करने लगे, तो यहीं आगे से जो स्टमक के बाद है वो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अब मैं डायग्राम ऐसे रहने देती थी कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करूँगी, तो इसके बाद में अपना जो 5th पार्ट है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। जी, नाउ द 5th पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की। जी, कितनी लेंथ होती है, दे आर 5 फीट इन लेंथ। जिस तरह से आपने इसोफेगस की लेंथ पढ़ी थी ना, इसोफेगस की हमने डिस्कस की थी, कितनी थी इसोफेगस की थी 25 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है इट्स अबाउट द 5 फीट इन लेंथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वो यहाँ पर जैसे हमने स्टमक का पढ़ा कि मस्कुलर वॉल्स होती हैं, मस्कुलर लेयर्स होती हैं, म्यूकस की बनी होती हैं, ठीक है। इस तरह से हम अब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। टू गिव यू एन आइडिया, मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करती हुई आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का बताती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। दे आर द, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुई हैं आपकी बुक के अंदर, दे आर द थिक लॉन्ग ऑर्गन कोइल्ड ट्यूब हैविंग द डिफरेंट फोल्डिंग, ओके। थिक लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब हैविंग द फोल्डिंग्स, ठीक है जी।
अब फोल्डिंग्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो फोल्डिंग्स आ रही हैं, बल्ज आ रही हैं, किस तरह से, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूडिनम क्या है, ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ना ड्यूडिनम। यहीं से आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, किस तरह से कंटिन्यू करें, दैट इन द फॉर्म ऑफ द कोयल हैविंग द डिफरेंट फोल्डिंग्स, ओके, दिस वन इन दिस वे, इट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से इसकी लेंथ कितनी है, 5 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है जी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे मेजर फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आपकी बॉडी में ये होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। The major function of the food, the major function of the small intestine is the absorption of food. अब यहाँ एब्जॉर्प्शन करवाने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी वो जो फूड स्टमक से आई है ना, जो आपकी चाइम मूव किया है यहाँ से, अभी चाइम हमने पढ़ा था ना कि बॉलस कन्वर्ट हो जाएगा चाइम में। अब वो जो चाइम यहाँ पे मूव किया है स्टमक से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो चाइम की फॉर्म में जब आया है, तो अभी वो चाइम पार्शियली डाइजेस्टेड है। स्टमक के पैराग्राफ में आपने लास्ट लाइन में पढ़ा होगा वर्ड पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी अभी सेमी डाइजेस्टेड, अभी हाफ डाइजेस्टेड, अभी फुली डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी भी डाइजेस्ट फुली नहीं हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर डाइजेशन कंप्लीट होगी और फर्दर जो फूड है वो इतने फाइन पार्टिकल्स में होगी कि वो आपके ब्लड के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो इस एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं, जो इस एब्जॉर्प्शन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब चाइम जब मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो चाइम की जो ये कंसिस्टेंसी कैसी थी, मिल्क शेक की तरह की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करने के लिए, अपने फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए यहाँ पे बहुत से न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से ये आपकी फिंगर है ना, जिस तरह आप अपनी फिंगर ये रखते हैं, तो ये देखें बिल्कुल आपकी फिंगर की तरह है, ठीक है। दे आर कॉल्ड द विलाई, देयर आर 1000 मिलियंस ऑफ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड द विलाई। आपको साइड बॉक्स के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, इस तरह से बहुत सारी ऐसी न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस तरह से, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को जब इंक्रीज करेगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, ज़्यादा फाइनली होगी, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सो डैट इट कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो डैट इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब द फूड इन ब्लड, ओके। विलाई कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है जी। सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, एक आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रही हूँ, आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि आपको इससे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, डेली लाइफ में हम आमतौर पे जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो हम टॉवल यूज़ करते हैं, ठीक है, हम टॉवल से उसे ड्राई करने की कोशिश करते हैं, या अगर आपकी कहीं पे पानी गिरा है तो आप यूजली जो स्पंज यूज़ करते हो या कोई ऐसा कपड़ा जो टॉवल लाइक यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है, वो वाटर को फौरी तौर पे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके अंदर आपने टॉवल के भी अगर कभी सरफेस के ऊपर देखो तो उसके टेक्सचर के ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे जो है वो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर आप किसी सिंपल से किसी क्लॉथ से साफ़ करोगे वाटर को, पानी को, तो अब वो इतना प्रॉपर्ली जो उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा पानी को, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टॉवल से उसको एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करोगे तो फ़ौरन से जो सारा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब टॉवल के अंदर भी बिल्कुल जैसे कि आपको बहुत सारे थ्रेड्स नज़र आते हैं ना, कि बहुत सारे थ्रेड्स हैं टॉवल के ऊपर और वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और इस सरफेस एरिया इंक्रीज़ की वजह से वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट है, वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रही है। ये जो सिंबल हम यूज़ करते हैं ना, ये इंक्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रही है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी फूड की ब्लड में, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने टॉवल की एग्जांपल दिया है, क्लॉथ की एग्जांपल दिया, आप इन दोनों एग्जांपल्स का आप इसमें रिलेट करके देख सकते हैं कि किससे फाइन एब्जॉर्प्शन हो रही है, टॉवल से हो रही है वाटर की फाइन एब्जॉर्प्शन या फिर क्लॉथ से हो रही है, तो डेफिनेटली टॉवल से हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, जो विलाई हैं, ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगी और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं, कुछ ऐसी सिक्रीशंस भी हैं जो कि ऐड होती हैं,
ठीक है, उनको भी हम यहाँ स्टार्ट में इधर मेंशन कर लेते हैं। इसके आगे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सिक्रीशंस आएंगी जो कि इसमें ऐड होंगी। नाउ लिवर, from liver they will secrete the bile as well as the pancreas, ठीक है। अब यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है तो उसको आगे से डाइजेस्ट करवाया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ पर जो उसकी फर्दर डाइजेशन है उसके लिए कुछ यहाँ पे सिक्रीशंस भी ऐड होती है। फॉर एग्जांपल लिवर सिक्रीट द बाइल एंड द पेंक्रियाज विल सिक्रीट द पेंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब मैं आपको एक दफ़ा पूरा एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करूंगी तो मैं वहाँ पे ये पूरी डायग्राम से आपको बताऊंगी कि किस तरह से लिवर और पेंक्रियाज से जो है वो इनकी सिक्रीशंस आती हैं। सिक्रीशंस बेसिकली ये इनके ऐसे पिगमेंट्स आप कह सकते हैं, इनके ऐसी जो है वो फ्लूइड जो होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होंगे ताकि फर्दर उसको डाइजेशन को हेल्प करवाया जा सके। लिवर फ्रॉम बाइल फ्रॉम द लिवर एंड द पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज, बोथ ऑफ देम, ये दोनों जो है ये कहाँ मूव करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो हमारे स्टमक से आई हमारी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थी उसको फर्दर कंप्लीट डाइजेस्ट करवाने के बाद स्टमक में से जो हमारी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आई थी उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करवाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन के अलावा इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि अब जब कंप्लीट डाइजेस्ट हो गई है तो उस फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड। उस एब्जॉर्प्शन को हेल्प करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं विलाई, जो कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है सो डैट के एब्जॉर्प्शन फाइनली एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो फूड की परफॉर्म हो सके। यहाँ पर ये जो बाइल है इससे रिलेटेड एक MCQ भी है जो कि आपके नोट्स में प्रेजेंट है, दैट इज़ MCQ नंबर 18 जिसमें उन्होंने बताया हुआ है दैट सिक्रीशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड द बाइल, ओके, एंड द पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो पेंक्रियाटिक जूस है इसका फंक्शन ये होता है कि आपकी फूड में जो फैट्स प्रेजेंट होती हैं, डायग्राम को ब्रेस कर देते हैं, ठीक है, डायग्राम आपको क्लियर हो गया। मैं इसके आगे ही जो स्पेस है आपको बता देती हूँ। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि आपकी फूड में मौजूद जो फैट्स हैं, फैट्स जो कि लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, फैट्स लिपिड्स को कहा जाता है। फैट्स जो आप ऑयली जो ऑयल्स यूज़ करते हैं फूड में, ऑयल या घी है, तो फैट्स या लिपिड्स जो होते हैं उसको अब उसने कन्वर्ट करना होता है इनटू द फैटी एसिड्स, ओके। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फैट्स और लिपिड्स को इनटू द फैटी एसिड्स। जब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, स्टार्ट से जो हमने लेक्चर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि माउथ से जो एंजाइम्स आते हैं वो कौन से हैं, सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में अमाइलेज, जो कि आपकी फूड में मौजूद मेनली जो आपकी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। सेकंड हमने ये पढ़ा कि जब वो स्टमक तक जाता है तो स्टमक में जाकर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से हैं, स्टमक में जाकर आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। दे आर नेम्ड एज अ प्रोटीएज एंजाइम। ये एंजाइम्स के नेम आपकी अभी बुक में, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्डली यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम्स आते हैं वो आपकी फूड में प्रेजेंट, चूँकि ये मेन हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड में यही प्रेजेंट होते हैं, फैट्स, ऑयल और यू कैन से ऑयल्स, लिपिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आ गए थर्डली जो आपके फैट्स और लिपिड्स भी थे फूड में वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स आर द लार्जर ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स, दे आर द लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द स्मॉल और द सिंपलेस्ट ड्रॉपलेट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हम आगे मूव करते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारी एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टार्ट जो हमने किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, माउथ से स्टार्ट किया था, then pharynx, then esophagus, then stomach, small intestine, and now we will finally move towards the last part of the anatomy of digestive system, which is the large intestine. As the name large intestine also represent that it is larger than the in diameter than the small intestine, large intestines, okay, the last part of the digestive system.
अब जो आपने सारी फूड यूज़ की थी वो सारी डाइजेस्ट भी हो गई। कहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हुई है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी हो गई है फूड की। अब क्या होगा? अब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो जिसको हम फीसेस कहते हैं, जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है, अब उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। सम स्टूडेंट्स कुछ होते हैं, ये मिसकंसेप्शन होती है कि शायद वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है वो यूरिन फॉर्मेशन है, वो आपके किडनीज फंक्शन प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे उनका अलग से एक फंक्शन है, वो रोल है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो जो बॉडी से बाहर फीकल वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, रिलीज करना, वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। सो नॉर्मली कितना टाइम लगता है फूड को लार्ज इंटेस्टाइन तक जाने में? इट टेक्स अबाउट 18 to 24 आवर्स normally. अब undigested food it will take 18 to 24 hours to move towards the large intestine. okay, 18 to 24 hours लगते हैं फूड को लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो वो कहाँ से शुरू होती है, इसकी आपको नीचे उन्होंने आपको फिगर मेंशन की है, फिगर 1.5 में दिखाया हुआ है। मैं उस पूरी डायग्राम में से जो स्पेशली उसका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे आपको भी वो ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जंक्शन बनाया हुआ है उसने। क्योंकि इसी जंक्शन के ऊपर आपकी बुक में यहाँ पर उन्होंने एक टर्म यूज़ की हुई है, इलियोसिकल जंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन को इससे शो कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लैक से शो कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे हम शो कर लेते हैं रेड से, सो डेट कि आपको थोड़ा सा क्लियर। ये लास्ट वाला पार्ट इसका अपेंडिक्स है और एक ब्लाइंड सैक होती है, इसके अंदर आगे से फर्दर कोई ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। ये आगे इस तरह से मूव करता है टिल द एनस। यहाँ पे सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि किस तरह से जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। जी, हेयर आपकी डायग्राम फिगर 1.5 में यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड द इलियोसिकल जंक्शन। ओके, अब यहाँ इलियोसिकल जंक्शन से जो अनडाइजेस्टेड फूड थी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट करवाने के बाद, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करवाने के बाद जो आपकी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड थी, वो इस इलियोसिकल जंक्शन से यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती है आगे, ठीक है। फर्दर किस पर्पज़ के लिए मूव करती है? क्या वो अनडाइजेस्टेड है तो डेफिनेटली उसको फाइनली एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर, एनएस जो आपकी बॉडी की फाइनल ओपनिंग है उससे बाहर हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं। दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक जंक्शन पे कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड द इलियोसिकल जंक्शन। और जो इलियोसिकल जंक्शन है ये मूव करता है टिल एनस, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे उन्होंने पार्ट्स भी मेंशन किए हैं। देयर आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द सीकम, रेक्टम एंड कोलोन, ठीक है। एंड इसका कहाँ पर होता है? एनस पर होता है। यहाँ से जब आगे फूड मूव करेगी तो ये अनडाइजेस्टेड फूड है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लगाना है, अब हम टाइम नहीं यूज़ करेंगे। नाउ वी विल चेंज द टर्मिनोलॉजी, नाउ इट विल बी कॉल्ड द time will be converted into finally into feces, that is the waste product of the body, जिसको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। पहले हमने बोलस में हमने कन्वर्ट करवाया था चाइम में। बोलस चाइम में कब कन्वर्ट हुआ था? स्टमक में, जब उसके अंदर एसिड ऐड हुआ, जब उसके अंदर एंजाइम्स ऐड हुए तो वो बोलस कन्वर्ट हो गया था चाइम में। देन इसके बाद अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करवाने के बाद कंप्लीटली जब फूड एब्जॉर्ब हो गई है चाइम के थ्रू, तो अब हम उसको अनडाइजेस्टेड फूड को मूव करवाएंगे इलियोसिकल जंक्शन के थ्रू इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ही फूड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगी तो यहाँ पे अब वो चाइम से किस में कन्वर्ट हो गई है? फीसिस में। फीसिस आर टोटली अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, एंड दैट नीड टू बी रिलीज, दैट नीड टू बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट नीड टू बी मूव आउट फ्रॉम द बॉडी। उसको बॉडी से बाहर ही रिलीज होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ही रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है। इसके ऊपर डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी हैं जिनको हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से जो है वो डिसऑर्डर्स कॉज होती हैं, ठीक है। नाउ इट विल बी कन्वर्ट इनटू द
फेसेस। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको उन्होंने साइड पे गुड टू नो में उन्होंने आपको छोटी सी एक डेफिनेशन भी बताई हुई है कि सीकम इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। प्रॉक्सिमल कहते हैं एंडिंग पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है जी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट मीट द स्मॉल इंटेस्टाइन एज अ इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ पे इसको इलियोसिकल जंक्शन क्यों कहते हैं, इसकी भी एक रीज़न है। जैसे आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, और ये ड्यूडिनम जो कि स्टमक से अटैच होता है। ठीक है, स्टमक से जो बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन जब आती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तो वो ड्यूडिनम के थ्रू है। और इसी का स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स होते हैं ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इलियम। ठीक है, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट का नाम क्या है जी, सीकम। तो ये दोनों पार्ट्स जिस जगह पे कनेक्ट होते हैं उस जगह को हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियो फ्रॉम द इलियम, सिकल फ्रॉम द सीकम, सो बोथ ऑफ दीज कनेक्टेड टुगेदर एट द इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है जी, यहाँ से आगे मूव करती है आपकी अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द फीसेस एंड फाइनली रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द एनएस। इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी डायरी है वो आपको मैं बता देती हूँ। इससे रेलिवेंट आपका यहाँ पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके नोट्स में गिवन है, दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नोट्स के अंदर से आप देख लीजिए, वो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ बोर्ड पे कि आपने आज की डायरी में आपने क्या लर्न करना है। आज की डायरी में आपने वो MCQs और प्लस आपने कोशिश करनी है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी हाफ करके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है तो आप उसको हाफ कर लीजिएगा। MCQs तो आप सारे याद कर लेना, MCQs का तो इतना इशू नहीं है। जो इससे रिलेटेड हमारे MCQs हैं, इस आज के जो हमारा लेक्चर था उससे रिलेटेड हमारे MCQs हैं। MCQ नंबर 7, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, ये आपके MCQs हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आज हमारा एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल। ठीक है, ये आज की आपकी डायरी है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो घर पे भी अगर आप हैं तो आपने ये नहीं समझना बस घर आए तो रिलैक्स करें, नहीं, आपने घर में भी अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि हमारे सब स्टूडेंट्स जो है वो यकीनन अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर रहे होंगे और आपने अच्छे से इन ऑनलाइन क्लासेस को अवेल करना है। इस अपॉर्चुनिटी को आपने भरपूर तरीके से इसको आपने फ़ायदा उठाना है इससे। ठीक है जी, ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए ही स्टार्ट की गई हैं। डेली बेसिस पे जो आपको लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो आपका डायरी वर्क है, जो भी डायरी वर्क आपको दिया जाता है बेटा, आपने वो साथ का साथ याद कर लेना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड डायरी जो है वो MCQs है कुछ, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आप हाफ करके याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी, आपको टाइम लगेगा याद करने में। ठीक है जी, तो अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, इर्द गिर्द सबका, अपनी सराउंडिंग में सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। ठीक है बेटा, और परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आपके जब स्कूल्स ओपन होंगे इंशाल्लाह हम उसमें ये फिर से अपनी जब क्लासेस का आगाज़ करेंगे तो आप सब कुछ वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।